साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। साथियों, आज 6 दिसंबर और आज का दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो इस दुनिया के महानतम विद्वानों में से एक, निडर व्यक्तित्व के धनी, शोषितों पीड़ितों के मुक्तिदाता, इस देश के शूद्रों और नारी जाति के मुक्तिदाता, अद्वितीय विद्वान, प्रखर वक्ता, साहसी और अनन्य समाज सुधारक, ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर मेरी तरफ से और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से तथा मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन की तरफ से उनके चरणों में, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। साथियों, मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग आज इस देश में, इस दुनिया में सम्मान का जीवन जी रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। अगर उन्होंने आजीवन हम सब के लिए संघर्ष न किया होता तो हम में से कोई भी आज जहां पहुंचे हैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। इस देश की व्यवस्था को, 3,500 साल की व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रखर सूझबूझ और अपने साहस से, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे, बिना किसी को एक गाली दिए, एक झटके में बदल दिया, यह सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत ही है कि हम सब इस दुनिया में, इस देश में विशेषकर मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं। अन्यथा तो कहां पैदा होते, क्या हाल होता, कीड़े की तरह जीते, कब के मर गए होते, मिट्टी में मिल गए होते, पता ही नहीं लगता। लेकिन उनकी बदौलत हम मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं। आज मैं एडवोकेट हूं, वकील हूं, मेरे जैसे कितने लाखों वकील हैं, करोड़ों और कितने शिक्षित लोग हैं, जिनमें स्टूडेंट भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, जिनमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, हर क्षेत्र में जो भी हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत। तो बाबा साहब को एक बार फिर से कोटि कोटि नमन और उनके पावन पुनीत चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें पुनः कोटि कोटि नमन। अब साथियों, मैं आता हूं एक बात पर, विशेषकर जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जरीफ भाई भी जुड़ चुके हैं और रामचंद्र रोहता साहब भी, चौधरी कृष्णपाल सिंह साहब, सभी लोग जुड़ चुके हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि देश में इस समय जो आंदोलन चल रहा है बहुत जबरदस्त, बहुत ताकतवर आंदोलन है। और यह आंदोलन
अगर हम सब ने मिलकर इस आंदोलन में सहयोग दिया और किसान साथियों ने कुछ और बातें जो है समझी और इस आंदोलन का दायरा थोड़ा सा बड़ा किया, तो मैं समझता हूं ये एक मौका हो सकता है जब इस बीजेपी सरकार को उखाड़कर फेंका जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, इस फेसबुक लाइव को शेयर करें। साथियों, जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप लगातार उसे देख रहे हैं। केवल एनडीटीवी को छोड़ दें तो बाकी किसी और मीडिया पर उसकी कोई कवरेज नहीं है। गोदी मीडिया उसकी कोई कवरेज नहीं कर रहा, उसकी चिंता भी नहीं, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो सोशल मीडिया के साथी हैं, वो जो लगातार कवरेज दे रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में इसका संदेश जा रहा है, लगातार संदेश जा रहा है। और इस आंदोलन का दायरा भी धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर इस बात को दोहराता हूं, यह आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं है साथियों। अगर यह आंदोलन केवल किसानों का है तो किसानों पर पड़ने वाली दिक्कत से आप तो कोई प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन हम सब किसानों पर अगर कोई आफत आती है, किसानों के साथ कोई दिक्कत होती है, हम सभी लोग इससे प्रभावित होंगे, पूरी तरह से प्रभावित होंगे साथियों, बच नहीं सकते हैं। और जो इसीलिए जो किसानों का आंदोलन है, मैंने बार बार निवेदन किया है कि हम सबको, जितने भी संगठन हैं, जितने भी इस सरकार की गलत नीतियों के विरोध में लोग आवाज उठा रहे हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, नई हैं या पुरानी हैं, जितने भी राजनीतिक समझ वाले, सामाजिक समझ वाले साथी हैं, उन सभी साथियों को इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। चाहे जिस तरह से भी, हर किसी की अपनी सामर्थ्य है, हर किसी की अपनी शक्ति है और हर किसी के अपने अपने दायरे हैं, लेकिन उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। किसान आंदोलन में साथियों, ये जो किसान आंदोलन है, एक भ्रम फैलाने की इसमें कोशिश की जा रही है। मैं जानता हूं कि इसमें सरकार की, भाजपा सरकार की बहुत बड़ी चाल है और 5 दौर की बात होने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं है, नतीजा होनी नहीं है, बात का या वार्तालाप का कोई मतलब भी कुछ नहीं है साथियों। क्यों नहीं है मतलब? कि बात क्या है, किसानों की जो बहुत सीधी सी बात है कि जो 3 कानून किसान विरोधी हैं, आप उन तीनों कानूनों को वापस लीजिए और एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए। बहुत सिंपल सी मांग है, इसमें किसी वार्ता की, किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। वार्ता तब होती है कि हम अगर उस कानून में किसी संशोधन की बात कर रहे हैं। हम किसी संशोधन की तो बात कर नहीं रहे, हम तो सीधे सीधे इस कानून जो जन विरोधी है, किसान विरोधी है, इस कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो जब हम वापस लेने की बात कर रहे हैं और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात कर रहे हैं, कानूनी बाध्यता हो उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बाकी और चीज का मतलब ही क्या है? इसमें वार्तालाप का या बातचीत का, बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सरकार बात करने की बात कर रही है और ये सब जो है इस मामले को पूरी तरह से खत्म करने की, रफा दफा करने की और ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन का कोई मतलब ही ना रहे और यह आंदोलन खत्म हो जाए। इसलिए सरकार यह बात करी और सरकार के कुछ जो दलाल हैं वो भी कहीं ना कहीं से ये आवाज उठा रहे हैं। एक आवाज उसमें बहुत बड़ी है जो उठाई जा रही है कि भाई सरकार कह रही है हमने एमएसपी के लिए मना नहीं किया, कभी भी एमएसपी की कोई बात ही नहीं है, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं है। एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस मूल्य पर जो सरकार ने 23 फसलें निर्धारित की हैं, वो 23 फसलों की कीमत हर साल सरकार निर्धारित करती है, तो वो एमएसपी है। उस एमएसपी की कि भाई एमएसपी को जो है सरकार कहती है कि हमने इसमें कोई छेड़छाड़ की ही नहीं है, हम इस पे कोई बात, कोई जरूरत ही नहीं, हमने इसके विषय में कुछ कहा ही नहीं है, तो एमएसपी की चिंता ही ना करें। कुछ जो सरकार के दलाल हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी की बात करें, सरकार एमएसपी निश्चित करें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, एमएसपी के अलावा कुछ और नहीं चाहिए।
साथियों, यही एक चीज है जो हम सबको समझने की जरूरत है। और जो सारे किसान संगठन हैं, जो सारे किसान साथी हैं, उन सबको भी यह बात समझने की जरूरत है कि किसानों के बीच से कोई किसान या कोई किसान संगठन अगर केवल एमएसपी की बात करता है तो आप साफ मान लीजिए, साफ समझ लीजिए कि वो सरकार का व्यक्ति है। वो व्यक्ति किसानों का नहीं है। वो सरकार के लिए दलाली कर रहा है। वो सरकार के बीच, सरकार का आदमी होकर हमारे बीच हमारी इस एकता को, हमारे इस आंदोलन को तोड़ने और इसे दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई ज्यादा गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधा सा है। क्योंकि एमएसपी की बात नहीं, सरकार एमएसपी दे ही नहीं रही। अब बात जो आप एमएसपी की कर रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि हम एमएसपी की तो बात ही नहीं कर रहे, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं है। एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन एमएसपी में मिल भी क्या रहा है। जैसे हम आपको बताएं, 1868 रुपए और कहीं पे 88 बता रहे हैं, 1868 रुपए मक्का का एमएसपी मूल है, उसका धान का एमएसपी का मूल है। तो एमएसपी 1868 होते हुए भी धान की जो कीमत है किसान को वो 1000 और 1100 रुपए मिल रही है बस। ठीक इसी तरह से जो मक्का है, मक्का की एमएसपी 1850 है, लेकिन वो भी 1000 और 1100 1200 के आसपास ही मिल रही है, ली जा रही है मार्केट में। इसी तरह से गेहूं की एमएसपी है 1975 रुपए, 50 रुपए अभी बढ़ा है, पहले 1925 थे 1975, लेकिन गेहूं भी 1200, 1000, 1300 इसके आसपास ही लिया जा रहा है, 1400 इसके आसपास, इससे ज्यादा नहीं। अगर औसत निकाल के देखें पूरा तो 1200 के आसपास ही गेहूं खरीदा जा रहा है। एमएसपी क्या है? 1975 रुपए। मार्केट में किस हिसाब से मिल रहा है आपको? जब आप लेने जाएंगे गेहूं तो आपको 26 रुपए 28 रुपए किलो से कम का कोई भी गेहूं आपको मार्केट में मिल नहीं रहा। अब आप देखिए, आप एमएसपी 1975 खरीदा जा रहा है किसान से करीब 1200-1300 रुपए और बेचा जा रहा है 2600 रुपए 2700 रुपए मार्केट में, ओपन मार्केट में। यह स्थिति है। ठीक इसी तरह से मक्का की स्थिति है, ठीक इसी तरह से जौ की एमएसपी है 2600 रुपए और खरीदी किस हिसाब से जा रही है? वो खरीदी जा रही है 800 रुपए 900 रुपए प्रति क्विंटल। ये मैं प्रति क्विंटल यानी 100 किलो का भाव मैं आपको बता रहा हूं। 100 किलो की एमएसपी है जो भी, जिस चीज की भी निर्धारित की जा रही है। ठीक साथियों, ठीक इसी तरह से जो मूंग दाल है या और दालें हैं, मूंग दाल की ही कीमत है वो 7000 से ज्यादा है एमएसपी। खरीदी किस हिसाब से जा रही है किसान से मार्केट में? वो खरीदी जा रही है 3100 रुपए से लेकर 4000 के बीच में। अब आप देख रहे हैं अंतर, यानी कि आधी कीमत पर किसान से जो एमएसपी सरकार ने निर्धारित कर रखी है उस एमएसपी से आधी कीमत पर 40% पर, 45% कम पर और कहीं 30% कम पर, इस तरह से इतने कम पर वो अनाज किसानों से खरीदा जा रहा है। तो एमएसपी का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ एमएसपी का। आपने एमएसपी निर्धारित कर दी, लेकिन आप एमएसपी दे ही नहीं रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो सरकार एमएसपी निर्धारित कर रही है, घोषित कर रही है, वो सरकार अगर एमएसपी पर कोई व्यापारी किसान की फसल नहीं खरीदता है तो या तो उस व्यापारी उससे कम पे खरीदता है तो उस व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सजा होनी चाहिए, और या सरकार एमएसपी पर वो फसल खरीदे। बहुत सिंपल सी बात है। अगर सरकार उसकी घोषणा कर रही है एमएसपी की तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो खरीदे। लेकिन आप ध्यान देंगे, सरकार एमएसपी पर केवल 2 ही फसल खरीदती है, वो है गेहूं और दूसरा है धान। कोई भी और फसल सरकार खरीदती नहीं है। तो एमएसपी घोषित करने का मतलब क्या है? आलू आप देख रहे हैं, आलू 5 रुपए से लेके 10 रुपए किलो के हिसाब से जो किसान से खरीदा जा रहा है। मार्केट में किस हिसाब से बेचा जा रहा है? मार्केट में आलू किस हिसाब से बेचा जा रहा है? मार्केट में बिक रहा है 40 रुपए से लेके 50 रुपए किलो। यह स्थिति है मार्केट की। तो आप समझ सकते हैं कि किसान से किस हिसाब में लिया जा रहा है और बेचा किस हिसाब में जा रहा है। जैसे मैंने लहसुन का बताया, प्याज का बताया, प्याज मुश्किल से 6 रुपए किलो किसान से खरीदी जाती है और आज की तारीख में ठीक इस समय जिस समय आपसे बात कर रहा हूं 50 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक प्याज बिक रही है। इसके अलावा साथियों, जो आपकी जो लहसुन है, वो लहसुन जो राजस्थान में अधिकतर होता है, राजस्थान में जब खरीदा गया तो लहसुन के समय में
तो 35 रुपए में बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत लहसुन खरीदा गया। बाकी सारा लहसुन 7 रुपए 8 रुपए किलो में खरीदा गया किसान से, यह कह के कि इसकी वो नाप नहीं, इसकी वो मोटाई नहीं है, उस ग्रेड का नहीं है जिस ग्रेड का यह होना चाहिए, यह कह के। और चाहे किसी भी ग्रेड का लहसुन हो, आज की तारीख में मार्केट में 200 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए किलो बिक रहा है। यह स्थिति है साथियों। तो और 400 रुपए किलो तक लहसुन बिका है, यानी आप किसान से किस भाव से खरीद रहे हैं और आप बेच किस हिसाब से रहे हैं। तो ये सारी जो चीज है, और ये एमएसपी घोषित करने के बाद है, तो सरकार के एमएसपी घोषित करने का मतलब क्या रहा? तो किस एमएसपी की बात करें? तो जो कुछ किसान या कुछ किसान संगठन हैं, कुछ ऐसे जो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वही एमएसपी पर केवल ये जोर दे रहे हैं कि हमें तो एमएसपी की बात दे दे, एमएसपी का आश्वासन दे दे, बाकी खत्म, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। यह आंदोलन केवल एमएसपी के लिए नहीं, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए, और ये जो किसान विरोधी तीनों कानून हैं, इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलन है। इसलिए सभी लोगों को इस आंदोलन में साथ आना चाहिए, इस आंदोलन का साथ देना चाहिए, इस आंदोलन में पूरी कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ में चलना चाहिए। यह देश को बचाने का आंदोलन है। पहली बार सरकार बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं गया था और आज अभी फिर मैं सिंघू बॉर्डर जा रहा हूं। 2 दिन पहले मैं गया था, अभी वहां से फोन आया है सिंघू बॉर्डर से, जो किसान संगठन के साथी हैं, उन्होंने बुलाया है, मैं जा रहा हूं और वहीं पे जाके बाकी भी और बातें होंगी। इसके अलावा साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 20 किलोमीटर तक सिंघू बॉर्डर, यानी जहां से दिल्ली शुरू होती है, ये जो आपका जीटी करनाल रोड है, यानी चंडीगढ़ वाली जो रोड है, नेशनल हाईवे 1 जो है, उस पे जब आते हैं, जैसी दिल्ली शुरू होती है नरेला के वहां, वो सिंघू बॉर्डर कहलाता है। वहां से लेके पीछे 20 किलोमीटर तक पूरे सड़क के दोनों तरफ किसान भाइयों के ट्रैक्टर और ट्रॉली लगे पड़े हैं और किसान भाई वहां लगातार जुटे हुए हैं। कितनी बड़ी संख्या में होंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही टिकरी बॉर्डर पे हैं। तो यह स्थिति है, किसान भाई कितनी मजबूती के साथ में डटे हुए हैं। हम सबको साथ देना चाहिए और कई संगठन उनकी हर तरह से मदद करें। चाय की व्यवस्था कर रहे हैं, दूध की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि किसान भाई अपना सारा राशन वगैरह सब कुछ लेके आए हैं, वही रोटी बना रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही सारी व्यवस्था हो रही है। फिर भी हर कोई उनका जितना भी हो सकता है वो सहयोग कर रहा। हम सबको भी उनका सहयोग करना चाहिए। मैं उस दिन गया था तो मैं कह के आया था कि जो जहां तक वकीलों की बात है, वकीलों का पूरा समूह आपके साथ में है, हर तरह से आपके साथ में रहेगा। आंदोलन में जिस तरह की भी जरूरत हमारी पड़ेगी, नीचे से लेकर ऊपर तक हम आपके साथ में खड़े हैं। मैं फिर इस समय अभी जा रहा हूं। दूसरी बात साथियों, एक चीज और मैंने वहां किसानों के मंच पर भी यह बात कही थी और मैं आपके बीच में भी यह बात कहना चाह रहा हूं। अगर मेरी बात किसान भाइयों तक पहुंचती है तो उन तक भी पहुंचे ये बात। इस बात को भी ध्यान रखें कि देखिए, जो आंदोलन है आपका बहुत अच्छा आंदोलन है, बहुत मजबूती से आप लड़ रहे हैं, लेकिन केवल किसान विरोधी 3 बिलों और एमएसपी का ही जो है आंदोलन नहीं होना चाहिए। इसमें और कुछ चीजें आपको सम्मिलित करनी चाहिए और इसीलिए इसका दायरा बढ़ेगा। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज है ईवीएम। मैंने वहां मंच पे उस दिन बोला था कि आप अगर अपनी लड़ाई जीत भी जाते हैं, आपकी मांगे जो कि तो सरकार मान भी लेती है, तो भी सरकार बनी रहती है। और जब तक बीजेपी सरकार बनी रहेगी तब तक इस देश की समस्याओं का समाधान होता नहीं है, समाधान होगा नहीं। क्योंकि समस्याओं की असली जड़ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, मोदी की केंद्र सरकार। यही सारी समस्याओं की जड़ है और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक दिया जाए तब तक इस आंदोलन को रुकने नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि ईवीएम का आंदोलन भी इसके साथ में ऐड किया जाना चाहिए, ईवीएम का मुद्दा भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए। और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, अब फिर इस बात को कह रहा हूं कि इस आंदोलन का दायरा बढ़ाने के लिए, इस आंदोलन को और पूरा राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए ईवीएम और इसके अलावा और भी जो मुद्दे हैं उनको भी जोड़ना चाहिए। पर और नहीं तो कम से कम ईवीएम जरूर जोड़ना चाहिए। और ईवीएम के साथ कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, मोदी सरकार इस्तीफा दे और लोकसभा को भंग करके दोबारा से बैलेट पेपर के माध्यम से लोकसभा चुनाव
कराए जाएं। ये मांग भी स्पष्ट रूप से इसमें जोड़ी जानी चाहिए। अभी मैं इस ईवीएम के लिए मैंने बार बार कितने उदाहरण दिए हैं, लगातार हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं और पूरे देश से लगातार ईवीएम समर्थक जो साथी हैं वो इस किसान आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं लगातार। मैं एक उदाहरण अभी बताता हूं आपको। अभी महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव हुआ है। विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी की बहुत करारी हार हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। जो महाराष्ट्र में नागपुर की जो सीट है, जो पिछले 50-55 साल से बीजेपी के पास में थी, वो सीट उनके वहां से हाथ से निकल गई, बुरी तरह से वहां से वो हारे हैं। और क्या है महाराष्ट्र, नागपुर में क्या है? नागपुर में आरएसएस का गढ़ है, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, नागपुर में नितिन गडकरी वहीं के रहने वाले हैं, उनकी लोकसभा है। उस सब के बावजूद भी क्योंकि चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, बुरी तरह से बीजेपी की हार हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, जिस जगह भी बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, वहां बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी। इसलिए ईवीएम का मुद्दा भी इस आंदोलन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, जैसे किसानों का मुद्दा है। और मैंने कहा, अगर भाजपा सरकार रहेगी तो समस्याएं बरकरार रहेंगी, और भाजपा सरकार को जाने के लिए केवल एक ही तरीका है कि इस देश में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम को बंद करना चाहिए। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को आपको कहता हूं साथियों। इसलिए इस आंदोलन में ईवीएम के आंदोलन को भी, ईवीएम के मुद्दे को भी जोड़ा जाना चाहिए। यह मेरी एक विशेष अनुरोध मेरे किसान साथियों से है और आप सभी साथियों से है। साथियों, अभी इसमें एक बात कहेंगे, लोग कह सकते हैं कि देखिए भाई, जो चीजें हैं, जो किसान आंदोलन है, किसान भाई जो है वो ये कहते हैं कि भाई किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम अपना मंच नहीं देंगे। देखिए, ये सारी की सारी चीजें वो उनका अपना एक काम करने का तरीका है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो भी वहां पर उन्हें सपोर्ट करने गया है, जो भी किसान भाइयों के आंदोलन को समर्थन देने गया है, उनका सहयोग करने गया है, सभी किसान भाइयों ने अपने मंच पर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ उनको मंच पर बिठाया है, मंच पर बोलने का मौका दिया है और इस लड़ाई में साथ देने के लिए उनका दिल से धन्यवाद भी दिया है। तो बात ऐसी नहीं है, बात बिल्कुल साफ है कि अगर आप उन्हें सहयोग करने जा रहे हैं, अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी आपकी नीयत साफ है, उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपका पूरा सम्मान करेंगे, पूरा सम्मान कर रहे हैं। और हम सबको एक दूसरे के साथ मिलके अपनी इस ताकत को बढ़ाना चाहिए। और मैं इसके साथ में एक बात और, जो मेरे साथी जो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं या जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा, मैं किसी भी माध्यम से, चाहे मेरे ही फेसबुक के माध्यम से, जो साथी जो इसको शेयर कर रहे हैं उनके माध्यम से, या और भी जो यूट्यूब से साथी जो इसको अपने चैनल पर डाल के शेयर करेंगे, उन जब तक भी, जहां तक भी पहुंचता है, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, विशेषकर ईवीएम के विरोध में संघर्ष करने वाले साथियों से, पूरे देश में जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है। साथियों बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब हम भी पूरी ताकत से इस आंदोलन में जुड़ने जा रहे हैं। मैं सभी साथियों से जो हमारे ईवीएम के आंदोलन में जुड़े हुए पूरे देश भर में, सभी से मैं बात कर रहा हूं और सभी से बात करके बहुत जल्दी हम भी एक डेट इसमें निश्चित करने की, घोषित करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से टिकरी बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं, जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पर जुड़े हुए हैं, जिस तरह से यहां पे गाजीपुर पे भी हैं, तो क्यों ना हम भी एक साइड से सारे ईवीएम के समर्थक जो साथी हैं, जो हमारे ईवीएम के संघर्ष वाले साथी हैं, वो सारे मिलके, और इसके अलावा जो हमारे एडवोकेट साथी हैं, वकील साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो सारे के सारे साथी भी हमारे साथ में आए, कि हम भी एक साइड में जो दिल्ली को आने वाली जो रोड है, क्यों ना हम भी एक रोड को पूरी तरह से जाम करें और इसके साथ साथ हम पूरी ताकत से उनका समर्थन करें, किसान आंदोलन का। और एक चीज, जो 8 तारीख को, 8 दिसंबर को जो भारत बंद होने जा रहा है, जिसकी कॉल किसान साथियों ने दी है, मैं भानु प्रताप सिंह अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से, पूरे देश भर में जो साथी जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से
राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से और जो हमारा संगठन है मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन की तरफ से और अपने तमाम एडवोकेट साथियों की तरफ से जो मेरे से जुड़े हुए साथी हैं, जो हमारे संगठन हमारी पार्टी से जुड़े हुए साथी हैं, उन सबसे और मेरे तमाम पार्टी के जो साथी वर्कर हैं, वो जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उन सब की तरफ से हम इस भारत बंद का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हैं। पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर हम इस आंदोलन में आपके साथ होंगे और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथियों, मेरा यही आपसे निवेदन है और फिर आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी किसी भी तरह से किसी बहकावे में न आए, किसी भी तरह से किसी के झांसे में न आए। ये आंदोलन केवल उसके लिए नहीं है कि केवल इसका आश्वासन दे दिया जाए कि भाई जो एमएसपी है उस एमएसपी से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें, एमएसपी बढ़ा देंगे। नहीं, कुछ नहीं। एमएसपी बढ़ाने का मतलब साथियों मैं आपको बता रहा हूं सरकार की बेईमानी, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो एमएसपी है, अगर एमएसपी किसान को जिस ईमानदारी के साथ में अगर दी जाए और सरकार 23 फसलों पर जो एमएसपी की घोषणा करती है, अगर उन पर एमएसपी दी जाए किसान को, तो ज्यादा से ज्यादा सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है, बस, इससे ज्यादा का नहीं। पर मैं इस खर्चे को और बढ़ा देता हूं साथियों, इस खर्चे को आप साल भर में 5 लाख करोड़ पर आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। इस एमएसपी के लिए आप 5 लाख करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं सरकार को, तो किसी तरह की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए साथियों? इस देश का बजट 30 लाख करोड़ रुपए सालाना का है अब इस समय, 30 लाख करोड़, और 30 लाख करोड़ में से हम अपने पूरे देश के किसान भाइयों को एमएसपी जो सरकार घोषित करती है वो एमएसपी भी देने की बात, हालांकि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो C2 जो उस C2 पर भी 50% जो एमएसपी होनी चाहिए वो तो थोड़ी और ज्यादा बैठेगी, लेकिन जो सरकार घोषित करती है, मैं अगर उसी की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख करोड़ की बात पड़ती है। पर मैं कह रहा हूं कि किसानों को 5 लाख करोड़ रुपए का बजट मान के चलिए कि एमएसपी वगैरह के लिए, किसानों की फसल खरीदने और उन्हें देने के लिए 5 लाख करोड़ का बजट रखना पड़े सरकार को, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस देश में सरकार का जो सालाना बजट है केंद्र सरकार का वो 30 लाख करोड़ का है, तो 5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है अपने किसानों को देने के लिए, जिन किसानों से 60% आबादी इस देश की जुड़ी हुई है। दूसरा साथियों, सरकार कितनी बेईमान है इससे भी आप अंदाजा लगा लें। एमएसपी जो होती है, एमएसपी में 50% केंद्र सरकार को देना पड़ता है और 50% राज्य सरकार को देना पड़ता है। राज्य सरकार के पास जो पैसा आता है वो जीएसटी के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा आता है, और जीएसटी का पैसा जो राज्यों का था, इस बेईमान सरकार ने अभी तक दिया नहीं है, अपने आप हड़प कर अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। तो जब आप राज्यों को उनकी जीएसटी का पैसा दोगे ही नहीं, राज्यों के पास बजट ही नहीं होगा, तो राज्य एमएसपी कहां से देंगे, सब्सिडी कहां से देंगे किसानों को? तो इसलिए इस बेईमान सरकार, जो बीजेपी की बेईमान सरकार है, इस बेईमान सरकार को ही हटाना पड़ेगा। मैं इसलिए बार बार यह बात कह रहा हूं कि समस्या केवल किसान बिल या किसान कानून नहीं है, समस्या है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, ये समस्या है। तो जब आप राज्यों का हिस्सा भी हड़प कर गए और आप बेईमानी की सरकार की, आप ये देखिए कि साथियों सरकार का जो बजट है, सरकार का जो अपना खर्चा है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैं इस बात को बार बार उठा रहा हूं, और क्यों बढ़ता चला जा रहा है ये बात आप जरा सोचें, इसमें आपको चिंतन मनन करने की जरूरत है। सरकार जब किसी को नौकरी नहीं दे रही, सारे उद्योग धंधे सरकार बंद कर रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान सब बेचे जा रहे हैं, सब बंद कर रही है, तो सरकार का खर्चा कैसे बढ़ रहा है ये पूछना जरूरी है कि कैसे, जब आप नौकरी नहीं दे रहे हो और कोई सुविधा नहीं दे रहे, किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे, सब्सिडी ढंग से नहीं दे रहे, और आप येन केन प्रकार किसानों के बजट में कमी करते चले जा रहे हो, तो आपका खर्चा कैसे बढ़ रहा है? क्या किस चीज पर खर्चा कर रहे हो? क्या ये सीधा सीधा सरकारी पैसे की लूट नहीं है जो मोदी सरकार इधर से उधर से कर रही है? जैसे जो सरकार ने पहले जो सेस का पैसा था 1,74,000 करोड़ रुपए का, पता नहीं जो जीएसटी लागू होने से पहले 2014 से 2017 तक सेस का जो पैसा था 4,04,000 करोड़, जिसमें से 1,74,000 करोड़ का कोई पता नहीं। तो वो पैसा इसी तरह से सरकार
जब खर्चे, जब कोई नौकरी नहीं दे रहे और कुछ नहीं कर रहे, आप उद्योग धंधे बंद कर दिए आपने और सब कुछ बेच रहे हो, सरकार का खर्चा कैसे बढ़ गया? और खर्चा भी सरकार का 15% से 20% बढ़ गया। माना सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करती है तो आज की तारीख में सरकार को 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। कैसे बढ़ गया आपका खर्चा? 20% बढ़ा तो आपका खर्चा 1200 करोड़, मतलब एक औसत आप निकाल के उस तरह से मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब सब कुछ बंद है तो आपका सरकार का खर्चा कैसे बढ़ गया? और सरकार का खर्चा बढ़ रहा है लेकिन देश में किसी को किसी तरह की मदद नहीं मिल रही, कोई सहयोग नहीं मिल रहा। एक भीख डालने की कोशिश की गई 6000 रुपए सालाना का। 6000 रुपए सालाना मोदी जी अपनी जेब में रखो, आप, हमें नहीं चाहिए। इस देश के किसान को आपकी भीख नहीं चाहिए। लेकिन जो किसान है उसको स्वामीनाथन कमीशन की सीटों के हिसाब से 50% ज्यादा करके एमएसपी निश्चित कर दो, एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो और कानूनी दर्जा देने के बाद हर किसान को एमएसपी दे दो और जो भी व्यापारी या कोई भी उद्योगपति एमएसपी से कम पे खरीदे उसको सजा होनी चाहिए, कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए। इस तरह का प्रावधान करो। और दूसरा जो है ये किसान बिल, किसान जो कानून है इन्हें आप वापस लो। इस चीज को समझने की जरूरत है साथियों। इस आंदोलन को कुछ साथी सरकार के साथ में मिलकर इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और केवल एमएसपी पे जो वो हो जाए, किसी भी तरह का जो सरकार आश्वासन देकर और इसको खत्म कर दे, यहां तक ले जाने की कोशिश है। लेकिन हम सबको ध्यान रखना है, हम सबको सोचना है, हम सबको समझना है, किसी भी हालत में हम किसान और किसानों के साथ में जुड़े हुए सारे साथी किसी भी सूरत में मानेंगे नहीं जब तक किसान विरोधी तीनों कानून वापस नहीं होते और साथ में एमएसपी जो C2 है स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से उस पर 50% ज्यादा होके एमएसपी डिक्लेयर होके और उसको कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता। और तीसरा साथियों जो मैं कह रहा हूं, मैंने किसान साथियों से भी कहा था, फिर इस बात को दोहराऊं कि इसमें ईवीएम के मुद्दे को जोड़ा जाना चाहिए और जांच सीधा होना चाहिए। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, मोदी सरकार इस्तीफा दे और लोकसभा को भंग किया जाए और लोकसभा को भंग करने के बाद दोबारा से बैलेट पेपर के माध्यम से लोकसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो गया यह सरकार औंधे मुंह गिरेगी, इसका पता भी नहीं लगेगा कहां गई, कैसे साफ हो गई, इसका बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा। उदाहरण मैंने बताया आपको कि जो महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव हुए हैं 6 सीटों में से मुश्किल से 1 सीट बीजेपी जीत पाई है, बाकी 5 सीट पे जो और गठबंधन है, कांग्रेस और ये जो है शिवसेना वगैरह, ये सब जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और उसी के वजह से जो करीब 50-55 साल पुरानी जो इनकी सीट थी नागपुर की, जहां के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी, और जहां के जो मुख्यमंत्री रहे इसके जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री फडणवीस जो है वो भी नागपुर से हैं और नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। वहां से बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई। क्योंकि वहां पे चुनाव जो हुआ बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ। इसलिए मेरा किसान साथियों से, किसान भाइयों से निवेदन है इस मुद्दे को जरूर इसमें जोड़ें। देखिए हम इस आंदोलन को इतना जरूर हमें बढ़ाना पड़ेगा, इतना जरूर इसे फैलाना पड़ेगा, इसका दायरा इतनी दूर तक जरूर ले जाना पड़ेगा ताकि इस आंदोलन में अधिक से अधिक साथी जुड़ सकें, अधिक से अधिक लोग आ सकें। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितना यह आंदोलन व्यापक बनेगा उतनी ही ताकत बनेगी और जितनी जबरदस्त ताकत बनेगी तभी यह सरकार घुटनों पर आएगी और तभी यह सरकार झुकेगी और हमारी मांग को मानेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है साथियों बहुत जरूरी एक चीज और मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। कुछ साथी हैं साथियों, विशेषकर जो शहर में रहने वाले साथी हैं या जिनको सरकार बरगलाने की कोशिश करी, वो कहती है कि भाई हम पे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं साथियों, आप इसको देखिए। आप जैसे इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में जो संशोधन किया गया, आप जानते हैं, और सरकार ने कह दिया कि भाई किसी भी व्यापारी को, किसी भी उद्योगपति को जो भी सामान जितना भी चाहे स्टॉक करने की अब उसको छूट है। अब किसी भी तरह की उस पर बंदिश नहीं है, सीमा नहीं है कि आप इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, इससे ज्यादा स्टॉक उसका नहीं रख सकते। इसका नतीजा क्या होगा? जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके पास पैसा है और वो पैसे से जो भी जिस कीमत में भी मिल रहा है उसको खरीद लेंगे सामान को और उसके बाद में
उसकी तंगी दिखाकर उसी सामान को 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना दाम पर बेचेंगे। कोई रोक नहीं सकता, सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि सरकार तो व्यापारियों के तलवे चाट रही है। सरकार तो उद्योगपति, पूंजीपति जो इनके यार हैं, उनकी चौखट को सलाम करती है, चूमती है, और मोदी जी तो कस के उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो ये उनके लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो जब स्टॉक कर लेंगे और कई गुना दाम पर बेचेंगे तो उसका असर किस पर पड़ेगा? केवल किसान पर, या उसका असर जो है देश के सभी लोगों पर पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, आप ये जो चीज देखें, क्या आपको नहीं लगता कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो आप उसका साथ दें? आपको लहसुन खरीदना पड़ता 200 रुपए, 300 रुपए किलो, और कभी कभी 400 रुपए किलो। उसी लहसुन की कीमत मात्र उसे जो है 6 रुपए, 7 रुपए, या सरकार खरीदे तो 35 रुपए किलो मिलती है। क्यों? ये बीच में, मतलब जो व्यक्ति 4 से 6 महीने फसल उगाने में मेहनत करता है, सब कुछ लगाता है, उसे तो उसकी कीमत में नहीं मिल पा रही। और जो व्यक्ति केवल कुछ नहीं करता, पैसे के दम पे स्टॉक कर लेता है, खरीद लेता है, सरकार उसके साथ में खड़ी है, उसको जो है अंधाधुंध उसका दाम मिल रहा है। मतलब कोई सीमा है, कहां 35 रुपए किलो और कहां आप देखिए 300, 400 रुपए किलो, 200 रुपए किलो लहसुन का भाव, यानी 10 गुना, 1000%, 1000% से भी ज्यादा, बल्कि 1000% से भी ज्यादा बैठता है। क्योंकि जो मैक्सिमम जो खरीदा जाता है वो तो 6 और 7 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जाता है लहसुन। इसके अलावा प्याज 5 रुपए, 6 रुपए किलो खरीदी जाती है किसान से, और बिक रही है 50 रुपए, इस समय बिक रही है 70 रुपए, 80 रुपए किलो तक चलेगी। कितने गुना, यानी कि करीब 1500, आप माने कि 1500% के हिसाब से कीमत उनसे वसूल की जा रही है। किससे? आपसे और हमसे। कौन खाता है प्याज, लहसुन और आलू? कौन खा रहा है? इस देश के सब लोग। आलू खरीदे जा रहा है 5 रुपए से 10 रुपए किलो किसान से, बेचा जा रहा है 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए, यानी किसी भी जो चीज है उसकी कीमत 10 गुना से कम नहीं है। जो मेहनत कर रहा है उसे उसके दाम भी नहीं मिल रहे, उसकी फसल की कीमत भी नहीं मिल रही, जो उसकी लागत है वो भी नहीं मिल रही, और जो कुछ नहीं कर रहा वो लगातार लूट रहा है। इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ये देश की समस्याएं हैं, ये हम सब की समस्याएं हैं, इनसे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। अगर हम लोग अपनी समस्याओं को नहीं देख सकेंगे और केवल ये कह के कि ये किसान आंदोलन है, हम उससे पीछे हट जाएंगे, हम उनके साथ में खड़े नहीं होंगे, तो साथियों एक एक करके सबकी बर्बादी सुनिश्चित है। किसान बर्बाद है तो आबाद कोई भी नहीं रहेगा। इस चीज को हमें जानने समझने की जरूरत है। होना क्या चाहिए? किसानों को अपनी इस मांग में कुछ और चीजें भी जोड़नी चाहिए। देखिए, केवल 2 मांगे उन्होंने रखी है, पर मैं ये मानता हूं कि कम से कम 3 मांग और इसमें जुड़नी चाहिए। नंबर 1 जो मांग इसमें जुड़नी चाहिए साथियों, कि जो सरकार, जो निजी कंपनियां हैं जो आपका बीमा करती हैं, उनको जो है निजी कंपनियों को हटा के सरकार को खुद किसान की फसल का मुआवजा किसान को सरकार द्वारा किसान को दिया जाना चाहिए। किसी बिचौलिए की जरूरत है, किसी भी तरह की जो है इसमें इंश्योरेंस कंपनी की जरूरत नहीं है। जब सरकार अपने स्तर से ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के 13,000 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के देती है, तो सरकार खुद फसल जो बर्बाद होती है तो उसको क्यों नहीं देती? क्यों बीच में से इंश्योरेंस कंपनी को लाके रखा गया है? इस देश की बर्बादी करने के लिए। इसके अलावा जो किसानों की और एक मांग होनी चाहिए, जिसे मैं मानता हूं वो निहायत ही जरूरी है। किसानों को पानी की व्यवस्था करके लगातार बजट बढ़ाया जाता रहा, लेकिन अभी पानी की कोई व्यवस्था उनके लिए हुई नहीं है प्रॉपर तरीके से। और देश में जो मुश्किल से जो है, आप समझिए 40% धरती मुश्किल से वो जो है उसमें है पानी की व्यवस्था जहां पर है, बाकी जो है 60% धरती उस पर पानी की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं है। और पानी की व्यवस्था नहीं है, धरती से पानी निकालना पड़ता है, वो भी कहीं कहीं उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए फिर बिजली और फिर तेल के दाम आप जानते हैं, डीजल के दाम सरकार ने बढ़ा दिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बिजली की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से सरकार करे, ये मांग होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करे, ये मांग होनी चाहिए। इसके अलावा जो खाद और बीज, बढ़िया तरह के खाद और बीज समुचित दाम पर मिले, ये मांग हमारी होनी चाहिए इसमें। और बीमा की जो बात है, वो बीमा की बात निश्चित रूप से होनी चाहिए। बीमा कंपनियों को नहीं, सरकार ही जो किसानों की खेती को नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है, बाढ़ से हो, सूखा से हो, किसी भी तरह से हो, चाहे टिड्डियों के आक्रमण से हो, कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की, सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये जो कुछ चीजें हैं, ये इसमें शामिल होनी चाहिए। मैं यही आप सबसे निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबने, जितने भी साथी जुड़े हैं, सबने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है।
मैं उम्मीद करता हूं सबने शेयर भी की होगी। आपसे उम्मीद करता हूं आगे भी इसको आप शेयर करेंगे लगातार, और शेयर करते अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी मैं यहां से निकल रहा हूं साथियों, वहीं सिंगू बॉर्डर पे बुलाया गया मुझे, मैं जा रहा हूं, वहां पे साथियों से बात करता हूं क्या स्थिति है, कैसी, और किस तरह से हम उनका मैक्सिमम हर तरह से सहयोग कर सकते हैं, वो सारी चीज देखने की। और मैं जितने भी साथी मेरे जुड़े हैं उनसे सबसे निवेदन करता हूं साथियों, ये लड़ाई सबकी है, हम सबके लिए लड़ रहे हैं, हम सबको लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई में सब आप हमारे साथ खड़े हों, किसानों के साथ खड़े हों, मेरे साथ खड़े हों, और हम देखते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को और मजबूत बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, एक बार फिर आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून।